सांस्कृतिक विविधता को दर्शन कराता हुआ। इसके अलावा तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे जुड़े हुए तमाम मेहमानों का सिलसिला एक तरीके से ये शुरू हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं तमाम मेहमानों का। और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लॉस नॉट अपने आप में इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये बताता है किस प्रकार से भारत के निमंत्रण पर दुनिया भर की तमाम शक्तियां इस वक्त पहुंची हुई हैं और भारत खुश है अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और ये सिलसिला लगातार जारी यहां पर दिखाई पड़ रहा है और विहंगम तस्वीरें खुशनुमा माहौल के बीच में, और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करते हुए तमाम लोगों का, जो लोग इस वक्त वहां पे मेहमान पहुंच रहे हैं। और भारत मंडपम अपने आप में पूरी तरीके से तैयार है मेहमानों के स्वागत के लिए और ये स्वागत सत्कार भारत की एक परंपरा का बड़ा हिस्सा है। और ये भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से लगातार भारत इस बात से अपनी विविधता का मुजाहिरा भी करता है। मिस्टर लीना जॉर्जिवा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, उनका भी स्वागत किया गया। और जब ये एयरपोर्ट पहुंची थी तो ये भारतीय नृत्य के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को आगे जोड़ती नजर आई थी। वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी देखी थी, जब क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पहुंची थी। वो स्वागत से अभिभूत नजर आई थी और भारतीयता का जो एक तरीके से प्रदर्शनी वहां पे थी उससे वो अभिभूत थी और उसके साथ खुद को जोड़ने से वो रोक नहीं पाई थी ऋतु। और वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें थी और निश्चित तौर से ये रोशनी इस बात को इशारा करती है कि भारत न सिर्फ खुद को रोशन कर रहा है बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार और तत्पर नजर आ रहा है। बढ़ती हुई ये रोशनी, सतरंगी रोशनी सबको समाहित करने का संकेत और संदेश भी देती है कि किस तरीके से भारत सबके साथ समावेशित विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ऋतु, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, अफ्रीकी नेशंस को G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करना, सबकी आवाज को मंच देना, ये भारत की सोच है और भारत हमेशा से सबको शामिल करके आगे बढ़ने का विचार को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी उस दिशा में आगे बढ़ती हैं जहां पर ये रोशन होता भारत मंडपम और यहां से निकलती रोशनी दुनिया को शायद एक आशा की किरण देगी, तब जबकि तमाम चुनौतियों के बीच में समाधान का व्यवहारिक रास्ता। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं भारत मंडपम से। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस पहले भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने कई मौकों पर, न सिर्फ भारत में बल्कि कई बार वैश्विक मंचों पर भारत में हो रही सामाजिक आर्थिक प्रगति और जिस प्रकार की नीतियां उसकी खुलकर तारीफ की है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ वो कई मंच पे कर चुके हैं। और एक बार फिर से मौका है भारत अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ये रात्रि भोज देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयोजित किया है। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मौजूद हैं और सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, भारत भारतीयता इस सब का दर्शन कराती है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे थे सभी राष्ट्राध्यक्षों का G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले, तो जहां पे स्वागत कर रहे थे वहां जो कोणार्क चक्र था वो बताता है किस तरह से कि भारत लगातार प्रगति भी कर रहा है, भारत की संस्कृति सभ्यता को बताता है। साथ ही साथ हमने देखा जिस तरह से नटराज की मूर्ति भारत मंडपम में है, वो भी भारत के उस इतिहास को ही बताती है जिसको लेकर भारत न सिर्फ तमाम मंचों पर उसकी ताकत को बताता रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि भारत किस तरह से इस पूरे आयोजन में भी भारत की संस्कृति और सभ्यता को दिखाता रहा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, और ये उनकी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हमने देखा है कि वो पहले भी भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनेपन के साथ उनको एक नाम भी दिया था
और वो अपने इस नाम से भी खुश थे। और हम जानते हैं कि उनके गुजरात दौरे के दरमियान दुनिया के पहले एक तरीके से पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर की शुरुआत भी हुई थी, जो भारत की परंपरागत चिकित्सा को भी दिखाता है और कैसे WHO ने अपने आप को उसके साथ जोड़ा था, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस वक्त WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गेब्रियेसस इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे थे। G20 भारत 2023 की मेजबानी करता हुआ वसुधैव कुटुंबकम, निश्चित तौर से खुशनुमा माहौल और बेहतर एक तरीके से आबो हवा का भी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम देशों के झंडे लहराते हुए एक दूसरे के साथ में लहराते हैं और ये इस बात का एहसास भी कराते हैं कि सब एक दिशा में एक साथ दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर चलने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से विश्व की बेहतरी के लिए जो कदम उठाने हैं वो इन झंडों के हिलते हुए उस कदम से भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंडपम, भारत मंडपम में पहुंच रहे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ये रात्रि भोज से पहले की तस्वीरें और निश्चित तौर से दिन भर एक बड़ा हार्डकोर डिप्लोमेसी का एक वक्त चला। उसके बाद से अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से हल्के फुल्के अंदाज में भी तमाम नेता आपस में बातचीत करते नजर आएंगे। और निश्चित तौर से इस भारत मंडपम की जो तस्वीर है वो अब इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनीतिक, इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। इसके अलावा शुभमोय भट्टाचार्य, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि नए भारत, विकसित हो रहे भारत की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, जो कि एक तरीके से भारतीय मूल के हैं और उनके द्वारा इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाए जाना अपने स्पाउस के साथ में इस वक्त मौजूद, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ में मौजूदगी, और ये दिखाता है कि कैसे विश्व की तमाम शक्तियों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद जुड़ रहे हैं भारत मंडपम में। जी संजय जी, क्या कहेंगे सर आप इन तस्वीरों को देखकर? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि G20 का जो लीडर्स डिक्लेरेशन कुछ ही समय पहले अडॉप्टेड हुआ था और अभी उस डिप्लोमेसी से आगे जाके अपना जो संस्कृति का बात है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि G20 में इस बार अर्थनीतिक, अर्थशास्त्र के अलावा, राजनीतिक के अलावा जो हमारा जो कल्चरल पिलर है उसके ऊपर भी काफ़ी अहम महत्व दिया गया है। और ये एक वैसा ही प्रतीक है जो कि भारत बहुत मशहूर है अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, और ये एक वैसा मौका है जिसमें हम अपने आए हुए अतिथियों को उसका एक झलक दिखा पाए। बिल्कुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत मंडपम पूरी तरीके से सजा हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है। और ये यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि हमारे भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आमंत्रित देशों की श्रेणी में मिस्र के राष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे। हम जानते हैं कि मिस्र की कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी और उस यात्रा के दरमियान दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका था। और कुछ समय में ही तमाम नेताओं की फिर से मुलाकात होना ये बढ़ते हुए संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। सर आप किस तरह से देखते हैं, कम समय में जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका एक ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है? भट्टाचार्य जी, प्रेसिडेंट सीसी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं मिस्र में राजदूत रहा हूँ और हमारे जो संबंध है वो बहुत ही निकट और घनिष्ठ और मजबूत है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी रूप दिया। मिस्र, सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स, जो कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अरब राज्य के प्रतिनिधि हैं, इस G20 में जब भाग ले रहे हैं। मिस्र एक इनवाइटी के रूप में और एमिरेट्स भी वैसे ही। तो ये हमें ये भी दर्शाता है कि भारत का जो इन इलाकों के साथ बहुत एक पुराना ऐतिहासिक रिलेशनशिप है, जो G20 से काफ़ी पुराना है और जो अपने ग्लोबलाइजेशन का जो किस्सा है उससे भी बहुत पुराना है। और कैसे एक तरफ से बायलैटरल का प्रगति होता है, रीजनल का रिलेशंस बनते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की और हम लोग ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन जाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो
भारत का एक जो भाव है अतिथियों के प्रति, वो प्रधानमंत्री के उस पूरे एक तरह से अंदाज में दिखाई देता है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पीछे देख पा रहे हैं नालंदा की वो तस्वीर है, और ये भी भारत अपने आप से इस बात को दुनिया के सामने रख रहा है कैसे 5 से 12वीं सदी तक लगातार ये ऑपरेशनल था, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, या कहा जाए शैक्षणिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समृद्ध भारत की जो एक दुनिया तक एक छवि पहुंची थी, उसका एक बड़ा तरीके से कहा जा सकता है नालंदा उसकी एक प्रतिकृति रहा है। सर, किस तरह से आप देखते हैं, जब ये सिंबॉलिक ही नहीं होता, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप नालंदा का एक बैकड्रॉप रखते हैं पीछे, आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? ये आप तो जानते होंगे कि नालंदा शायद विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी रह चुका है जी। नालंदा, विक्रमशिल, तक्षशिला, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे देश विदेश से, पूर्व से चीन, जापान, कोरिया, उस इलाकों से, और फिर पश्चिम से जहाँ की अरब देश अभी हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे अध्ययन के लिए। और उस समय इतना एक कंपटीशन था कि नालंदा में कैसे वो लोग एडमिशन पाए, और उस समय का जो हमारा विज्ञान था, अपना जो फिलॉसफी था, जो हिस्ट्री का जो डायलेक्टिक्स था, उसका जो अध्ययन होता था, वो सारे विश्व में प्रभाव किया हुआ है जी। आज अगर आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया का जो राज्य है, जहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म का बहुत भारी प्रभाव है, वो ऐसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर चल। सर, आपको विनम्रता से रुको, क्योंकि जब नालंदा की बात करते हैं, इस इलाके की बात करते हैं, तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का नाम स्वतः मन में आता है, और भारत ये हमेशा से कहता है ये भगवान बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो दुनिया भर में आगे बढ़ाता है। तो विश्व शांति की बात को वैश्विक मंचों पर सबसे मुखरता से रखने वाला देश भारत, अगर वो महावीर भगवान बुद्ध के नालंदा के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बैकड्रॉप में खड़े होकर विश्व नेताओं का स्वागत करता है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और संभवतः मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, जिनका वो स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और निश्चित तौर से ये तमाम विश्व के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जगन्नाथ का स्वागत किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप विश्व नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, तो आपके पीछे की जो तस्वीर है वो भी एक बड़ा संदेश देती है कि आप आज नहीं, आप कितने पुराने विश्वगुरु रहे हैं, आपने दुनिया को क्या कुछ दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपकी आज की नहीं है, दुनिया में कितनी सदियों पुरानी है। शुभमोय जी। हाँ, बिल्कुल, और साथ में आपकी जो प्रतिष्ठा वो सिर्फ आज ही से नहीं बनता है, वो आपके पुराने चाल चलन वगैरह सब कुछ से बनता है। और ये बहुत बड़ा चीज है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जिसमें हम लाइफ का, हम खासकर जो उसका जिक्र G20 डिक्लेरेशन में किया गया है, ये लाइफ भारतीय व्यवस्था से कुछ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी मान के हम जो चलते हैं, उनका पूरा कनेक्शन इसी हमारे, यही हमारा धरोहर है। और ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसको हमने इस बारी सामने रखने में सक्षम हुए हैं। और ये बहुत बड़ा, आप जैसे कनेक्शन कर रहे थे कि आप पुरानी सभ्यता के साथ नई सभ्यता, नई ऊर्जा, दोनों का मिश्रण एक बहुत बड़ा पहलू होगा। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा पहलू होगा, और कैसे दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में भारतीयता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है, झलक रही है, जहां पे अष्टधातु की मूर्ति के साथ में नटराज की मौजूदगी ये बताती है कि किस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियों के साथ में भारत ने अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित किया था। उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में वो समाहित रहा है, जिसको लेकर दुनिया आज काफी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही, क्योंकि परंपरागत चिकित्सा की बात हो या फिर अपना ज्ञान की बात हो। इस वक्त तस्वीरों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना, और ये खुशनुमा तस्वीर। भट्टाचार्य जी, किस तरह से आप देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री जी ने शेख हसीना के साथ बायलैटरल मीटिंग भी किया था। ये हमारे बहुत ही घनिष्ठ नेबर है, हमारे साथ इनका बहुत लंबा नाता है, और हमारा जो नेबरहुड के प्रति जो एक प्रायोरिटी है जी, हमारा जो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है, उससे ये उभर के आता है।
और एक और बंगबंधु चीज़ का मुझे जो ख्याल आया जी था। जी जी जी। आप बात करें। जो कि मैं कहना चाहता था कि जैसे आप देख रहे हैं ये लोग आ रहे हैं, इसमें एक और भी झलक आता है कि भारतीय प्रवासी जो हैं वो भी देश विदेश में जाकर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा वो वर्ल्ड बैंक के चीफ जो है बंगा, वो वहाँ पे थे, वो प्रवासी हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यूके के भी प्रधानमंत्री आएंगे, वो भी प्रवासी है। हमारा जो एक संस्कृति है जो कि हम लोगों ने देश विदेश में फैलाया हुआ है, और वहाँ के जो अपना संस्कृति है उनके साथ वो मिल चुके हैं, लेकिन एक भारतीयता का जो है वो एसेंस वो उनके साथ रह जाता है, और ये भी बड़े सुंदर तरह से इस पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में तमाम तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे भारत अपनी मेज़बानी में G20 की अध्यक्षता में वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ता नजर आया और एक कंसेंसस बनाता नजर आया। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आपको लगता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनना ये भी भारत की बढ़ती क्षमताओं को सीधे तौर से दिखाता है? शुभमोय जी। आर्यन जी, साथ दिल्ली डिक्लेरेशन ही नहीं, साथ में जो कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आर्थिक कॉरिडोर का जो प्रपोजल का जो घोषणा किए हैं, उसको मैं बहुत ही सिग्निफिकेंट मानता हूँ, क्योंकि ये कॉरिडोर एक पूरे दुनिया के जो शुभमोय जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चल रहे हैं कैसे कैसे करके एक एक मेहमान पहुंच रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस समय पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री हर अपने उस मेहमान को, पहुंचने वाले मेहमान को ये जरूर बता रहे हैं कि ठीक उनके बैकड्रॉप में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका इतिहास क्या है, किस तरह से इसको नष्ट किया गया, और भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जो ताकत थी उसको लगातार प्रधानमंत्री अपने हर मेहमान से साझा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो तस्वीरों में हमने देखा कि अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया। और निश्चित तौर से ऋतु, आप जो बात कह रहे थे कि वो बैकड्रॉप अपने आप में मायने रखता है। आप एक इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो आपको भारत की विविधता को दिखाना होता है। G20 की तमाम बैठकों के दरमियान हमने अपने तमाम शहरों में बैठकें की, लेकिन शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। बावजूद उसके हम अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से तमाम शिखर नेताओं को रूबरू करा रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से भारत मंडपम का जो पूरा एक तरह से तैयार किया है, उसमें नटराज की मूर्ति, सुबह ओडिशा का कोणार्क चक्र और अब नालंदा विश्वविद्यालय, भारत अपने उस इतिहास को भी इस दुनिया को दिखाना चाहता है, उस समृद्ध इतिहास को जिसमें शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, सनातन सब कुछ समाहित है, और विश्व कल्याण के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया गया। ये G20 का जो प्रोसेस हुआ है, ना सिर्फ शिखर सम्मेलन, लेकिन इससे पहले भी जितने सारे मीटिंग्स हुए हैं, इसमें बहुत सारे अनोखे रूप नजर आए हैं पहली बार। और ये भारत ने इसको दिखाया है कि हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन है अपने देश में, एक जो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन है, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है, वो चाहे युवा का हो, नारी का हो, ये सब अपना हम G20 में सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, और ये एक मिसाल के उदाहरण के तौर पे हम दिखा रहे हैं। हमारा जो संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और इससे पीछे भी, जैसे कि मैं कह रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में, अरब राज्यों में, यूरोप का जो एनलाइटनमेंट हुआ वो भी इसी विज्ञान का डेवलपमेंट से हुआ। तो ये जो हम शेयर कर रहे हैं आज, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये हम लोग पहली बार G20 का प्रेसिडेंसी है। एक जो निराशा का दौर था कोविड की वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशन में डाउनटर्न के वजह से प्रगतिशील देशों में, उसमें हम एक होप की आशा, एक आशा का एक किरण दिखा रहे हैं, और इसमें ये सब बहुत महत्व रखते हैं। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो हमारा एम्पावर्ड जो सिटीजन्स है,
हमारा जो एस्पिरेशंस है और उसको हम कैसे एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक ग्लोबल साउथ का एक वॉइस की तरह हम लोग डेवलप करें, ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत प्रभावशाली है। और बदलते भारत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे। ये एक महज फिजिकल कॉरिडोर नहीं होगा, बल्कि कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिहाज से, संबंधों को भी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिहाज से भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। शुभमोय जी, बिल्कुल। और इसको अगर आप हर पहलू में देखें, ये वाला जो कॉरिडोर जिसकी बातें हुई है, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेजबान भारत, साथ में सऊदी अरेबिया, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, तीनों का प्रेजेंस में ये कॉरिडोर का अनाउंसमेंट एक और दूसरा किसी प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमिक अलायंस का, आपने कहा, बिल्कुल कहा कि लोगों के साथ में आने का ये भाव विनिमय, कल्चर वगैरह बहुत सारी चीजों का, और उसके पूरे सबके पीछे सशक्त एक आर्थिक बुनियाद, जो कनेक्टिविटी का जो तैयार हो रहा है, ये इसके जो हर स्टेप्स हैं वो आने वाले दिनों में हमको दिखेंगे। और मैं समझता हूँ क्योंकि इसके पहले कुछ और कॉरिडोर्स की बात हुई थी हमारे प्रतिवेशी राज्यों वगैरह ने, जो जिसकी वजह से दुनिया में काफी डिस्टर्बेंस आया था, उसको काउंटर करते हुए ये कॉरिडोर की जो घोषणा है, मैं मानता हूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा अहमियत है, क्योंकि इससे आप अगर इसका कल्पना कीजिए, अगर हम रेल लिंक की ही बात करें या फिजिकल कोई भी कॉरिडोर की बात करें, तो ये किन देशों के बीच में से जा रहा है और उससे भारत क्या मैसेज, क्या संदेश दे रहा है दुनिया को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर जी। उसका एक बहुत बड़ा सशक्त रूप में देशों को अपने कोऑपरेशन के लिए हाथ बढ़ाना पड़े। तो मुझे तो लगता है कि ये इसकी घोषणा का जो हर स्टेप्स होंगे, इसके हर बिंदु में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के छवि आएंगे कि वो पूरी दुनिया के, जैसे मैं कह रहा था, कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये अभी थोड़ी देर पहले संजय जी बोल रहे थे कि इस पूरे हताशा का जो माहौल था, उसको बदलने में ये बहुत बड़ा कामगार कदम सिद्ध हुआ। जी बिल्कुल। और मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और ये आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम में रात्रि भोज के आयोजन के समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए, और ये एक मौका है भारत की समृद्ध विरासत के साथ भी रूबरू कराने का। परिचय सिर्फ उस लिहाज से नहीं जहां पे दो देशों के नेता मिल रहे हैं, बल्कि दो देशों की संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और वसुधैव कुटुंबकम का पीछे लिखा हुआ मंत्र अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्य के तौर पे भारत की प्रेसिडेंसी में शामिल कराना एक इतिहास लिखा गया, क्योंकि भारत की ये प्रयास था। और एक यूनियन आप भले ही कह दें, लेकिन वो 54-55 देश हैं और कितनी बड़ी आबादी है, उसको एक ऐसा मंच देना जहां पे वो विश्व के साथ में बैठ के बात रख सकता है। आपको लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात की जाती है या सबकी बात को मंच देने की जब बात भारत करता है, उसका एक उदाहरण या जीवंत उदाहरण आज देखने को मिला, इतिहास लिखा गया? ये G20 दो चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अप्रोच रहा है। जैसे कि हम लोग जब आमंत्रण किया देशों को, हम लोगों ने 9 इमर्जिंग देश, अपने नेबरिंग कंट्रीज को आमंत्रण किया G20 के मीटिंग्स में भाग लेने के लिए। और अब ये जो अफ्रीकन यूनियन का जो परमानेंट इंक्लूजन हुआ है G20 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक्चुअली हमारे विश्व का भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अफ्रीका ये ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे निग्लेक्टेड है। तो हमारे भारत के नेतृत्व में जो अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में शामिल करना, मेरे ख्याल में ना सिर्फ G20 के लिए, ना सिर्फ अफ्रीकन यूनियन के लिए, लेकिन हमारे विश्व के भविष्य के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है। जी शुभमय जी, आपको लगता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भारत की देर से पहुंचने की बात को लेकर या कुछ अन्य देशों की पहले पहुंचने की बात को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं लगातार होती रही, लेकिन भारत के इस प्रयास से आपको लगता है कि भारत की मौजूदगी पूरे कॉन्टिनेंट में एक और मजबूती के साथ अब देखने को मिलेगी, एक बदले हुए परिदृश्य में देखने को मिलेगी? खासकर अभी इसके कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण बोल के एक नया आयाम का घोषणा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल, आपसी नॉलेज शेयरिंग का जो एक माहौल तैयार होगा उसका कैसा रूपरेखा वो चाहते हैं। और उसके साथ अगर आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से वो सारी चीजें एक साथ हो गई कि यानी कि ये कोई जिसे कहते हैं लेंडर और बोरोवर का रिलेशनशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, यानी कि सारे देश एक साथ में अपने अपने शक्ति को पूरा इस्तेमाल करते हुए आगे चले। जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें कि चॉइस ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइमेट के जूझने के लिए देश गरीबी और क्लाइमेट फाइट के बीच में फंस जाए, बल्कि ये कि उनके डेवलपमेंट में हम बाकी सारे देश साथी बने, उनके साथ जुटाएं। ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं ये वन वर्ल्ड वन फैमिली का एक जैसे कि क्रियान्वयन करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम। तो इसके लिए जो जिसका जिक्र कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को साथ में लाने का और उनकी जो जरूरत है उनको हाई टेबल में सामने लाने का ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूंगा कि बहुत बार कहा जाता है कि G20 और UN के बीच में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध है। G20 का महत्व इसमें है कि G20 में दुनिया के सबसे बड़े देश जो हैं 19 देश अभी अफ्रीका यूनियन जुड़ गए हैं, जो 19 सबसे बड़े देश हैं, ये एक साथ में इनके लीडर्स एक साथ में बैठ के बात करते हैं हर साल। तो इनकी जो डिसीजंस होते हैं, इनकी जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। और इसीलिए ये चीज यूनाइटेड नेशन से काफी थोड़ा बहुत हटके है मैं कहूँगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इस तरीके से, हालांकि सोचा ये गया था कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे लोग आएंगे, सारे लीडर्स आएंगे, एक साथ में बैठेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है बहुत सारी वजह से। लेकिन ये यहाँ पे जो फास्ट डिसीजन मेकिंग का एक जो परंपरा शुरू हुआ है और हर बारी क्राइसिस में 2008 से लेकर हम देख रहे हैं जी कि G20 एक निर्णायक के रूप से सामने आ रहा है दुनिया में, अर्थव्यवस्था को, दूसरी सारी चीजों को, कोविड के समय में जैसे हेल्थ इमरजेंसी को संभालने के लिए, या उसके बाद जैसे अभी ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वहाँ पे दिशा देने के लिए इस बारी के डिक्लेरेशन में ये सब चीजें बहुत माने रखती हैं। मैं खासकर आपको आकर्षित करूंगा कि इस बारी का जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन में कोई फुटनोट या कोई अपेंडिक्स डिसेंडिंग नोट्स नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज है इस बारी दुनिया में। जी ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, डिसेंडिंग नोट्स नहीं है और कंसेंसस भारत के निगोशिएशन कैपेबिलिटीज को भी दिखाता है कि तमाम डिफरेंसेस के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ग्लोबल डिस्ट्रस्ट वाली एक तरीके से स्थिति आती है जहां पर विश्वास की कमी देखने को मिलती है, लेकिन ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की जो उन्होंने बात की उसको दूर करने की जो बात की जा रही है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम देखते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स जब होते हैं और पिछले कुछ दिनों में बदलती जियोपॉलिटिक्स के तहत हमने देखा कि उनकी प्रासंगिकता पे भी सवाल हो रहा है, साथ ही साथ वो कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने की तरफ कुछ अड़चन दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण बन रहा है जियोपॉलिटिक्स। आज ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक संकट है, तमाम देश बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत G20 के पहले दिन कुछ बड़े मकसद निकालने में कामयाब हो जाता है तो इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है आज के दिन पे वो ज़्यादातर जो UN और उसके बॉडीज़ हैं वो दूसरे महायुद्ध के बाद बने हुए थे और वो 20वीं सदी के जो परिस्थिति थे उसके अनुसार बनाए गए थे।
आज 21वीं सदी में हालात बहुत बदल चुके हैं। ग्लोबल साउथ का एक बहुत अहम रोल बन चुका है। इमर्जिंग नेशंस जो है जैसे कि इंडिया, इनका रोल ग्लोबलाइजेशन में और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़ चुका है। लेकिन वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो यूएन हो या वर्ल्ड बैंक IMF हो, उस पर पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। G20 का भी आप अगर शुरुआत देखें, वो G7 से G20 बना था, और इसलिए बना था क्योंकि G7 वो फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे थे 20वीं सदी के एंड में, उनको वो सही करने के लिए सक्षम नहीं थे। और उन्होंने रियलाइज किया था कि जो इमर्जिंग नेशंस है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके साथ उनको मिलना चाहिए। तो ये एक जो सहयोग का जो दौर शुरू हुआ था, ये अभी जो, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के मेन प्रतिनिधि है इंडिया, और हम लोग इस ग्लोबल साउथ को हम लोग एक नए तरह से एक वॉइस दिया है। प्रधानमंत्री जी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया था, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया था। उसका जो निष्कर्ष निकला, उसको आज हम भारत के तौर से G20 के सामने उसको सामने रखा, तो ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बना। इसलिए मल्टीपोलैरिटी जो बन चुका है वो एक हकीकत है, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म जो है उसके अनुसार अभी तक नहीं बदला है। तो ये अभी फ्लक्स का सिचुएशन है, अभी बदलाव का सिचुएशन है, जहां की मल्टीपोलैरिटी से पुश हो रहा है कि ग्लोबल साउथ, बाकी इमर्जिंग नेशंस जो है, उनका वॉइस का अहमियत दिया जाए, और मल्टीलैटरलिज्म को उसके अनुसार बदलना है, रिफॉर्म करना है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और इस वजह से आज जो इंडिया का प्रेसिडेंसी है, सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कि G20 जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज साहब इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको, और निश्चित तौर से भारत और जर्मनी के संबंधों के लिहाज से कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि और इस वक्त प्रधानमंत्री चांसलर साहब को इस बात का जानकारी देते हुए कि पीछे आपके बैकड्रॉप में क्या है, और ये निश्चित तौर से नालंदा की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ काफ़ी अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से भारत सदियों पुराना एक विश्व गुरु का जो उसको तमगा मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं है। लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत रही हैं, तमाम प्रकार की एक परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आज भारत को इस मुकाम तक लाने में उसकी लोकतांत्रिक जड़ों का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल अरेंद्र, और नालंदा विश्वविद्यालय अगर ये बताता है कि कितनी समृद्ध भारत की शिक्षा पद्धति रही एक लंबे समय तक, और ये भी बताएगा कि इतिहास में किस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया है, नष्ट करने के कारण क्या रहे हैं, और उसके बाद भारत की ये ताकत रही है कि वो एक बार फिर उसी तरह से उठकर आज की तारीख में जब 2047 में विकसित राष्ट्र होने का भारत एक संकल्प लेता है, तो किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ रहा है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम बात कर रहे थे G20 में जो आज का दिन रहा, उसमें जो तमाम सफलताएं सामने आई हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया है, क्या आपको लगता है कि दुनिया के तमाम ऐसे दो देश इस समय बहुत से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिसमें कर्ज का संकट और उस जाल में फंसने का एक डर, और कुछ देश ऐसे जो फंस चुके हैं, उनके निकलने के रास्ते के तौर पर भी इस मंच ने, क्योंकि ये आर्थिक मोर्चे का एक पूरा ये मंच है, तो उसने एक समाधान निकाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार को तो बढ़ाती है, विश्वास को भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि तमाम देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए, फाइनेंशियल वायबिलिटी को प्राथमिकता देना, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जैसे हम लोगों ने कोविड को ओवरकम किया है, वैसे ही हम बाकी सब जो समस्या है उनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हमें पहले संभालना होगा। और इसके वजह से बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, दो आपने इसका जिक्र किया, एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि मिडल ईस्ट से जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुभमय का जो राय था उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी जो आप देखते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी की ओर से मिडल ईस्ट का रीजन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर हम आगे डेवलपमेंट की ओर चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये इकोनॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी का जो अहम रोल है
उसको और कंसोलिडेट करना चाहिए, उसमें और सभी efficiency प्रकार लाने की की खबरें जरूरत और है। विज्ञापन और ये के जो लिए संपर्क collaboration हो करें रहा है, लोकेश झा, भारत फोन नंबर के बीच 8222903038। मिडिल ईस्ट और आगे जाके यूरोप और वेस्टर्न प्रांतों की ओर, ये बहुत जापान के इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ में उनकी जो बेटर हाफ है वो अपने आप में भारतीय परिधान में नजर आ रही है। तो शायद आप बता पाएंगे ये कौन सी साड़ी है जो उन्होंने पहनी हुई है? निश्चित तौर ये से शायद बहुत ही सुंदर कांजीवरम साड़ी लग रहा है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि किशिदा का भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। वो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी यहाँ पे आ चुके थे, और भारत के साथ उनका बहुत गरीब रिश्ता था। एक जज पाल हुआ करते थे जिन्होंने एक राय निकाला था दूसरे महायुद्ध के बाद, जिसमें उन्होंने एक डिसेंटिंग वॉइस किया था, और वो एक नेशनल हीरो माना जाते हैं जापान में। और किशिदा का फैमिली इसमें भी कुछ बेनिफिशियरी है। वो भारत के साथ और प्रधानमंत्री के साथ उनका बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है। सर ये जो तस्वीर थी, हाँ, जो सुबह का जब मतलब वो जो पूरा माहौल था जिसमें बड़े सख्त और बड़े फैसले लेने थे, बड़ी वैश्विक चुनौतियां थी, लेकिन अब ये जो दृश्य हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं, हमने कई राष्ट्राध्यक्षों और उनके साथ उनकी स्पाउसेस को देखा कि वो भारतीय परिधानों में दिखाई दे रही हैं, और ये जो एक अंदाज इस समय का है कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे मंचों पर जब अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समिट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें इस शाम के इस रात्रि भोज की क्या भूमिका रहती है? आपने देखा होगा बहुत लोग नमस्ते भी कर रहे हैं। ये कोविड के दौरान हैंडशेक से नमस्ते का शिफ्ट जो है बहुत ही प्रोनाउंस्ड था, और इंटरनेशनल गैदरिंग्स में जिनीवा में, न्यूयॉर्क में आप अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग नमस्ते करते हैं हैंडशेक के बजाय। ये भारत का एक और दान है, क्योंकि हमारा जो एक सभ्यता है उसको हम जैसे ही शेयर करते हैं बाकी लोगों से, वो उससे प्रभावित होते हैं। चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, चाहे वो नमस्ते हो या अपना जो फिलॉसफी हो। हम कहेंगे कि आज का जो चर्चा हुआ दिन भर, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ टफ नेगोशिएशंस था, लेकिन एक जो सहयोग का जो स्पिरिट था वो बहुत स्पष्ट नजर आया, और हमने देखा कि सब ने मिलकर एक बहुत ही शानदार डिक्लेरेशन का घोषणा किया है। और उसके बाद ये अभी एक क्या कहते हैं कि रिजॉइस करने का समय है जी। और भारत अपने सही रूप से इसका एक अनुभव दे रहे हैं। दिन भर की हार्डकोर डिप्लोमेसी के बाद में शाम को एंजॉय करने का वक्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शुभमोय जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भी दिल्ली डिक्लेरेशन में साफ तौर से बात कही गई। आपको लगता है कि 2030 के जिस लक्ष्य को लेकर दुनिया चल रही है उसमें हम काफी पीछे चल रहे हैं? हमसे मतलब दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से विश्व मंच से इस बात को रेखांकित किया जाना भारत की ओर से और ज्यादा पुरजोर तरीके से उस बात को रखना, आपको लगता है कि दुनिया की प्राथमिकताओं में इस दिशा में और तेजी से कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे? क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस दिशा में बहुत बेहतर है, तमाम अन्य इवन विकसित देशों के माध्यम से भी अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, और आप देखेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन में कई अहम पैराग्राफ्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जिक्र करता है, और साथ में चिंता भी जताता है कि हम मध्य अभी 2030 पहुंचने में 2023 में पहुंच गए हैं, यानी ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द डिकेड है। और मैं उसी डिक्लेरेशन से ही पढ़ रहा हूँ, और जिसमें चिंता जाहिर किया गया है कि अभी भी एसडीजी के बहुत सारे गोल्स में आशानुरूप प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये एक साधारण इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के चिंता का बयान इस तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन ये करना, और फिर से वही बात है कि ये G20 का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिस सॉर्ट ऑफ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दुनिया में, तो इसके तरफ से ये चिंता जताना एक अपने आप ही दर्शाता है कि इसको कितना प्रमुखता दिया गया है, इसको कितना आगे अग्रसर होने के लिए कितने सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि आगे ये डिक्लेरेशन के चलते बहुत सारे पैराग्राफ्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पहलू हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, जो जिन देश जिस एजेंसीज को काम करना है उन पर जोर दिया गया है, उन पर आग्रह किया गया है कि वो अपना काम को और आगे बढ़ाए और फुर्ती से काम करे, ताकि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, और खासकर वो इतना जरूरी है क्लाइमेट चेंज के समय में कि एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज के चलते ही बहुत सारे मुश्किलात दुनिया को सामने करना पड़ रहा है, उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो कमियां हैं दुनिया में, जिसका जिक्र शुरुआत में ही किया गया, पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी का, जेंडर इश्यूज का, इन सारी चीजों बिंदुओं का, इन सभी में जो कमियां हैं, तो वो अगर उनको अगर ठीक नहीं किया जाए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और चूंकि हम लोग, जैसे हम अभी इस वक्त जो बात कर रहे थे कि G20 दिशा निर्देश करने के लिए दुनिया में इससे बड़ा मंच नहीं है। हालांकि G20 कोई बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं, लेकिन वो इंडिकेशन ही काफी है, क्योंकि इंडिकेशन अगर महत्वपूर्ण नहीं होते तो इन सारे देशों के जो लीडर्स हैं वो इस तरह के मंच पे अपने साथ खुद नहीं आते। तो ये कहना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं उन पर दुनिया कुछ हद तक भटक गया है, और ये सारे शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है कि वी हैव स्ट्रेन, ये सारे शब्द ये बताता है कि इसको कितना गंभीरता से इसको लिया गया, कितना इस बारे में सोचा गया है, और कितना इस पर अमल करने के लिए दुनिया के देशों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, उन पर ध्यान दिया गया है। मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा डायरेक्शन है, फाइंडर है दुनिया के लिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर कुछ जैसे कहते हैं जो इमीडिएट ज़रूरतें थी, जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स थे पिछले कई सालों के, उनके चलते इन सभी चीज़ों से जो इन तरफ जो प्रगति है उसका जोर काफ़ी कम हो गया है। और इसीलिए दिल्ली डिक्लेरेशन में, डॉक्यूमेंट में इनका इस तरीके से बड़ी डिटेल में इनके बारे में वर्णन, इनके बारे में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन की ये इस बारे के जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है दुनिया के लिए। संजय भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि इस बार का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि बहुत सारे शॉर्ट स्टेप्स के बाद, पहले काफ़ी सालों बाद एक दुनिया को फिर से एक डायरेक्शन फाइंडर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सामने आया। ये सिर्फ एक देश या दूसरे देश का, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हुए। निश्चित तौर से हम जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहे, उनके माध्यम से ये फैसला लिया गया था, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कई अन्य वैश्विक मंचों पर भी, ब्रिक्स में भी राष्ट्रपति पुतिन की जगह वहां पर लावरोव साहब भी मौजूद थे। शुभमोह जी, आपकी बात को पूरा करें। हाँ, तो इस SDG का जो डिस्क्रिप्शन, मैं कहता हूँ कि दिल्ली डिक्लेरेशन का जो अहमियत है वो दोनों अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी उनकी चीज़ों को लेकर हम आगे देखकर खुश होते हैं। मैं ये कहूँगा कि इस डिक्लेरेशन का महत्व अभी और भी ज़्यादा बिल्कुल होता नजर आएगा। बिल्कुल सर, मैं आता हूँ आपके पास। संजय भट्टाचार्य जी, आपसे एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि सर्गेई लावरोव साहब को हमने देखा पुतिन साहब की जगह। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भू राजनीतिक स्थितियों के बीच में, हमारी मेजबानी के बीच में, इन तस्वीरों को? आप जानते हैं कि ऐसे जो इंटरनेशनल गैदरिंग्स होते हैं, चाहे वो G20 हो या पहले ब्रिक्स हुआ था, हर एक देश अपना जो कौन प्रतिनिधि होगा वो खुद चुनते हैं और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और सर्गेई लावरोव तो भारत का बहुत ही पुराना मित्र भी है। हाल में आपने भी जिक्र किया था कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, जो कि जोहानिसबर्ग में, उसमें भी पुतिन मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था हालांकि, बट सर्गेई लावरोव वहाँ भी थे। ऋषि सुनक इस वक्त ऋतु नजर आ रहे हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे भारत और भारतीयता के साथ में उनका जुड़ाव है, और हर भारतीयों को इस बात को लेकर फख्र भी है, क्योंकि भारतीयों को भी लगता है कि हाँ, भारत से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति दुनिया के कितने बड़े बड़े
बड़े ओहदों पे मौजूद हैं और दुनिया के बड़े मुल्कों को दिशा देने में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप नमस्ते का जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, उसी मुद्रा में ऋषि सुनक भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत आने के उनके कई मायने हैं। उनका जो 2 से 3 दिन का जो प्रवास है उसमें बहुत सारे वो कार्यक्रमों के साथ आए हैं। ऋषि सुनक और उसके वाइफ दोनों ही भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय ही कह सकते हैं। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, जो कि उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। ये आज एक बहुत ही अनोखा समय है जहां कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल लीडरशिप में भी बहुत सारे भारतीय लोग हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे यूके, आयरलैंड, पोर्चुगल, सूरिनाम, गयाना, सेशेल्स, मॉरिशस, इन सब के जो प्रधानमंत्री हैं सभी भारतीय ओरिजिन के हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी, उनका भी भारत से नाता है। अभी हाल में सिंगापुर का जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भी भारतीय ओरिजिन के हैं। तो एक जो भारत का जो प्रभाव और एक ये शांतिपूर्ण एक जो संस्कृति का जो प्रभाव है, ये हम लोग बहुत सारे जगह में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में ऋतु बहुत कुछ बयां करती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुशनुमा माहौल में बातचीत होते हुए सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट। और निश्चित तौर से ये आपसी संवाद जो है ये बहुत कुछ बयां इसलिए भी करते हैं कि जब माहौल ऐसा बेहतर हो तो आगे बातें ट्रांसलेट होती भी नजर आती है। तमाम जो रुके हुए ठहरे हुए बातें होती हैं, फैसले होते हैं, वो आगे जमीन पर उतरते भी नजर आते हैं जब शीर्ष नेताओं में इस प्रकार की केमिस्ट्री होती है, इस प्रकार की बातचीत होती है। और ब्रिटेन के लिहाज से अगर बात की जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो लगातार निगोशिएशंस चल रहे हैं, निश्चित तौर से बहुत जल्दी ही वो अपने अंतिम रूप में पहुंचते नजर आएंगे। हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए। शुभमोय जी, आपको लगता है कि ब्रिटेन के साथ में अगर संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो उस दिशा में तेज गति से प्रगति की उम्मीद सभी लोग लगाए हुए हैं? शुभमोय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम्बेसडर संजय, ये तस्वीरें तो बता रही हैं भारत ने G20 से विमेन लेड डेवलपमेंट की